Hello everyone, this is Pratik. How are you all? I hope you're doing great. Welcome to VCA and welcome in Business Economics. पिछले सेशन में हमने पार्ट ए कंप्लीट किया था फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड में थे हम लोग और रिकार्डियन थ्योरी के बारे में कुछ हमने पढ़ा था, याद आया? वाइन एंड क्लोथ, ठीक है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी कुछ थोड़ी क्रिप्स वाली चीजें हैं आपके सामने, वो बात करते हैं कुछ ऐसे और मालिक मचाते। चलो कंक्लूजन हमने देखा था, कंक्लूजन क्या था भाई, एक बार फटाक से रिकैप कर देता हूँ। पोर्तुगल को इंग्लैंड को पहले तो बात करते हैं। इंग्लैंड को 120 लेबर लगते हैं एक वाइन बनाने के लिए, 120 लेबर लगते हैं एक वाइन बनाने के लिए, और 100 लेबर लगते हैं क्लोथ बनाने के लिए। तो कहां पर ज्यादा है? ऑफकोर्स वाइन। एंड पोर्तुगल को 80 लेबर लगते हैं और यहाँ पे 90 लेबर लगते हैं। तो दोनों ही केस में पोर्तुगल का एडवांटेज है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। बट रिकार्डियन ने कहा है कि हमें एब्सोल्यूट नहीं चेक करना, हमें कंपैरेटिव चेक करना है, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस चेक करना है। तो हमें दोनों में से सबसे बेस्ट क्या लगा था? वाइन लगा था। बिकॉज 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 80 लेबर एंड वही चीज अगर इंग्लैंड बनाएगा तो 120 लेबर, तो उनको ज्यादा लग रहा है, पोर्तुगल को कम लग रहा है। कितने से कम लग रहा है? 40 लेबर से कम लग रहा है। तो बड़ा ऑब्वियस है, यहाँ पे 100 लेबर से कम लग रहा है। तो बेटर कौन सा है भाई? वाइन है। तो उसका हमने कॉस्ट रेशियो में देखा था, वो हमने बात डिस्कस करी थी और ये हमने कंक्लूजन से है ड्रा किया था, समझेगी। चलो आगे चलते। ये डायग्राम बहुत खूबसूरत सी हमने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पी एल, ये नीचे जो एक्स एक्सिस है इसमें हमने वाई बनाया है, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने एक क्लोथ बनाया है, और हम लोग एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो इन अबाउट डायग्राम, पीएल एंड ईजी आर पीपीसी। अरे बोल, ये पीपीसी क्या होता है? ए रेड टी शर्ट, ये देखिए, ये मेरे सामने बैठा है उठ, बट बोल व्हाट इज पीपीसी? बच्चा बोल रहा है सर, टीचर एंड टीचर, या प्रोफेसर या सर, मैम। मैम तो नहीं, सर बोलूंगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, बड़ ऑब्वियस। हंस क्या रहे हो? सुन, सर तो आप हो, सर तो आप हो, और हाँ हमसे पूछ रहे हो बीबीसी क्या है? आपको समझ नहीं आता? मैंने कहा ये नलायक, इधर आ, इधर आ तू। पीपीसी है ना, बचपन में पढ़ा था, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व। क्या? प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व मतलब विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम रिसोर्सेस, हम कंट्री में कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसका कर्व बनता था, बनता है, और हमने बचपन में पढ़ा है। तो वही पीपीसी है। सो पीएल एंड ईजी हमने पीपीसी बनाई है, ठीक है। किसकी? ऑफकोर्स दो कंट्री की, पोर्तुगल एंड इंग्लैंड की। यहां पर आप देखोगे जो ओपी है, ओपी कहां दिख रहा है आपको? ये वाला डिस्टेंस, ओपी इज ग्रेटर देन ओई, इज ग्रेटर देन ओई, एंड ओएल इज ग्रेटर देन ओजी, बरोबर। यानी जो बीच में लाइन निकाली है ना मैंने, डॉटेड लाइन, मैंने जो बीच में डॉटेड लाइन निकाली है, वो एक ऐसी लाइन है जो बताती है कि पोर्तुगल को थोड़ा बेटर एडवांटेज है इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन। वाइन बढ़ रहा है ना मालिक इधर, बरोबर ना। ये जो लाइन पैरेलल हमने निकाली है, पैरेलल किसको है? ये वाले लाइन को है, पीएल को। तो वाइन ज्यादा है। ये टी अगर यहां पर होता ना, ये रेड लाइन अगर ऊपर होता तो मान लो क्लोथ के लिए ज्यादा था, समझे। ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, आगे यहां तक बढ़ रहा है, तो वो मानते हैं टी जो पॉइंट है कि हम लोग को ज्यादा बेनिफिट है वाइन में, एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, ठीक है। इट कैन प्रोड्यूस ओटी ऑफ वाइन विच इज ग्रेटर देन ओजी। ओजी से ज्यादा ओटी बन सकता है, वही थोड़ा बेटर एडवांटेज है इनको, ठीक है। एंड इंग्लैंड कैन प्रोड्यूस ओटी इज ग्रेटर देन ओजी। हाँ ये बात हमने कर ली, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, बस एक आपको एग्जाम में भी डायग्राम बनाना है जब रिकॉर्डिंग थ्योरी की बात आएगी, और वहां पर ये पैरेलल लाइन का मतलब दिखाना है जो मैंने यहाँ पे रेड पे लिख दिया है, ठीक है। ओके, अब प्रोडक्शन फ्रंटियर का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए मेरा ये लाइन है, अरे ये क्या है सर, ये क्या है, मतलब क्या बना रहे हो, मतलब आप कुछ भी, मतलब अगर मेरे ये प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व है, मान लो ऐसा है,
अगर मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो इसके बाहर है तो ओवर प्रोडक्शन माना जाता है, इसके अंदर आ रहा है तो अंडर प्रोडक्शन माना जाता है, इसके ऊपर आ रहा है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ऐसा माना जाता है। तो ये प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व का कॉन्सेप्ट है, क्या 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 हो रहा है, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये समझा। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, ये डायग्राम के नीचे जो टेबल बना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सेम लॉजिक है उधर ही, वही जो मेन पहले सेशन में पार्ट ए में मैंने पढ़ाया था ना, सेम है सेम, बाकी कुछ टेंशन नहीं है। बिंदास यही चीज सोचने का। आपने फर्स्ट सेशन में अगर ध्यान से सुना है ना, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने बहुत तन मन धन से सुना है ना, मेरी श्योरिटी है कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं आएगा। बाकी तो लिखना दैट इज सेकेंडरी पार्ट, मेन तो कॉन्सेप्ट नहीं समझते यार एग्जाम के अंदर। जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो जिस भी एग्जाम का कर रहे हो तो मेन कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो कोई भी क्वेश्चन आने तो भाई चल अपन कर लेंगे, वैसा कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है चलो, ये क्या लिखा है इसके अंदर, कंट्री दिया है इंग्लैंड एंड पोर्टुगल। ठीक है, वाइन 120, क्लोथ 100, 80, 90। एक बात बताओ ना मुझे, एक बात बताओ, इंग्लैंड हूं मैं मान लो कंट्री, अगर मैंने वाइन का प्रोडक्शन किया, अगर मैंने वाइन का प्रोडक्शन किया तो क्लोथ के लिए कितना कम पड़ जाएगा लेबर, बिकॉज वो यूटिलाइज हो गया ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके कंट्री में लेबर इतने हैं कि आप कुछ कितना भी प्रोडक्शन कर लो भाई खत्म नहीं होने वाले, वो इन्फिनाइट है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना, लिमिटेड है ना वो। मोबिलिटी बोला है हमने, मोबाइल है वो, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं बोला है। कल जाके मान लो कोई और प्रोडक्शन करना है, लेबर लग रहे हैं, सब जाके सरकार ने जाके बता दिया जाओ भाई जाओ काम पे लग जाओ, हमें लेबर चाहिए, जनता जूते फेंक के मारेगी आपके। तो लेबर, लैंड, ये जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नहीं बढ़ सकते। तो अगर इंग्लैंड ने वाइन बनाया 120 का तो कितना क्लोथ के लिए लेबर सैक्रिफाइस होगा, बट ऑब्वियस लेबर इसके 100 है वो यहां पर चले जाएंगे। मतलब हो सकता था कि 100 लेबर हम लोग क्लोथ बनाते हैं, तो हमने अगर वाइन बनाया तो उतना सैक्रिफाइस होगा। इसके लिए डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट है ना, डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट मतलब मैं कंट्री के अंदर की बात कर रहा, अगर मैंने एक यूनिट ऑफ वाइन बनाया, 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाया, तो क्लोथ के लिए 1.2 लेबर सैक्रिफाइस होंगे। अगर मैं 1.120 वाइन नहीं बनाता तो मैं वो सारा कहां पर यूज करता, क्लोथ में यूज करता। अरे यस और नो, वो सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी सेम है। 80 एंड 90, एक यूनिट अगर मैंने वाइन बनाया तो कितना क्लोथ के लिए सैक्रिफाइस हो रहा है, दैट इज 0.89। कैसे निकाला सर आपने ये? 120 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 1.2 आता। अरे यस और नो, एंड अगर 80 डिवाइडेड बाय 90 करोगे तो 0.89 आएगा। उतना आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, समझे? पक्का। बस वही कॉन्सेप्ट है, सैक्रिफाइस है, डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं ना, सैक्रिफाइस हम लोग कर रहे हैं मतलब वाइन बनाया तो क्लोथ के लिए इतना सैक्रिफाइस होगा, मैंने रिस्पेक्टिव क्लोथ अगर मैंने बनाया तो वाइन का 120 यूनिट्स लगता है, तो 120 में से 100 तो चले गए, बट बेटर है ना। अरे ये सो नो, बेटर है ना, सैक्रिफाइस कम हो रहा है आपका, बरोबर। ठीक है, क्या लिखा है देखो, ध्यान से समझना। England specializing in clothes and exporting 1 unit of cloth get in turn 1 unit of wine। अगर इंग्लैंड ने क्लोथ बनाया जो कि हमने डिसाइड किया, बरोबर है, वो क्लोथ बनाएगा, तो क्या बोले इन्होंने, इंग्लैंड स्पेशलाइज इन द क्लोथ एंड एक्सपोर्टिंग 1 यूनिट ऑफ क्लोथ गेट इन टर्न 1 यूनिट ऑफ वाइन। वो क्लोथ भेजेगा, उसके सामने उसको वाइन मिलेगा। तो 100 लेबर का मैं मान के चल रहा हूं, जो मैं गुड्स बना रहा हूं वो एक्सपोर्ट कर रहा हूं, जो नहीं बना रहा वो इंपोर्ट कर रहा हूं। तो इंग्लैंड ने क्लोथ बना के बेचा तो सामने से उसको वाइन मिलेगा। वही वाइन बनाता तो 120 लगते, लेकिन अभी ऐसा हो गया ना, 100 लेबर डाल के देखो अल्टीमेटली क्या हो गया, 100 लेबर का एक क्लोथ दिया, 120 लेबर का एक वाइन लिया। बेनिफिट समझ में आ रहा है? तो बेसिकली 1 क्लोथ की जगह पे 1 वाइन एक्सचेंज हुआ है, तो कितना बेनिफिट बच गया आपको, बेसिकली 20 लेबर का बेनिफिट बच गया। अरे यस और नो, बराबर। तो England specializes in cloth and exporting 1 unit of cloth get into turn 1 unit of wine. At home, it is required to give 1.2 units of cloth for 1 unit of wine। बरोबर है, क्लोथ बनाने के लिए
उसको 1.2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ चाहिए फॉर 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए. सो इंग्लैंड दस गेन ऑफ 0.2 ऑफ क्लोथ. इसको बेनिफिट हो गया ना. England thus gain 0.2, that is 20 labor of clothes. That is why wine is cheaper from Portugal 0. by 0.2 units of cloth. बरोबर. And similarly, Portugal gets 1 unit of cloth from England for its वो खुद क्या बनाएगा वाइन बनाएगा 0.89 of clothes at home, thus giving an extra clothes of 0.11. बिकॉज वो क्लोथ को ज्यादा बनता था तो ज्यादा दे रहा है. बोथ इंग्लैंड एंड पोर्टुगल गेन्स फ्रॉम द ट्रेड. दैट्स इंग्लैंड गिव 0.2 लेस ऑफ क्लोथ्स टू गेट 1 यूनिट ऑफ वाइन एंड पोर्टुगल गेट्स 0.11 मोर ऑफ क्लोथ्स फॉर 1 यूनिट ऑफ वाइन. एक कम दे रहा, एक ज्यादा दे रहा है. समझा. चलो इसको भी मार्क करके देता हूं मैं. 0.2 क्लोथ्स, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. बेसिक फंडा पे ध्यान देना, बाकी तो कॉमन चीज है. ठीक है, इजी है, पढ़ के समझ में आ जाएगा. मेन तो कॉन्सेप्ट था. पक्का. ओके. यहाँ पे ना कुछ ड्रॉबैक्स है. रिकार्डियन थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स है. अच्छी नहीं है क्या थ्योरी, आपको अच्छी लगी नहीं. मार्केट में ना बहुत सारे इकोनॉमिक्स है, उन्होंने ना बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स किए. भाई ये नहीं चलेगी, ये सब जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ऐसा वैसा 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 कहा. ठीक है. सो पॉइंट आउट मेजर ड्रॉबैक्स द थ्योरी. क्या पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है ड्रॉबैक ऑफ रिकार्डियन थ्योरी. The theory, it is argue that it is based on unrealistic assumption. जो मैंने पहले ही कहा, क्या क्या unrealistic assumptions है. Perfect competition, टू कंट्री टू कमोडिटी, लेबर थेरी ऑफ वैल्यू, मतलब वही लेबर है आपके पास, फुल एम्प्लॉयमेंट है भाई आपके पास, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो फुल्ली मोबाइल है विद इन द कंट्री, ए परफेक्टली मोबाइल बिटवीन द कंट्री, कंट्री टू कंट्री नहीं, विद इन कंट्री परफेक्टली मोबाइल है भाई. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, विच इज अनरियलिस्टिक असम्पशन जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया. फिर स्टैटिक थ्योरी है ये, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब इनपुट आउटपुट रेशो सेम, ऐसा जरूरी है थोड़ी हमेशा होगा इनपुट आउटपुट रेशो सेम, नहीं होगा ना, तो ये मानते हैं तो गलत है ना भाई. मतलब ऐसा डिमांड को तो फुल्ली इग्नोर किया मालिक. डिमांड, पब्लिक खरीदना चाहती है क्या टी शर्ट. वाइन की बात नहीं कर रहा मैं, वाइन की बात नहीं कर रहा मैं, टी शर्ट की बात कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ. पब्लिक वाइन या जो क्लोथ जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे टू कमोडिटीज की बात कर रहे थे, वो डिमांड है कि नहीं उसका वो देखा गया नहीं. हम तो बस मेरे को कितना कम, मेरे को कितने कम में पड़ रहा है वो लगे हुए हैं, बस वो इग्नोर हो जा रहा है, डिमांड इग्नोर हो रहा है मालिक आपके केस में. फिर आप स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हो, जरूरी नहीं ना वो प्रोडक्ट में जो स्पेशलाइज उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन मिले, राइट. अबे फ्री ट्रेड, उसमें कुछ तो लग रहा है, जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो भी एडिशनल कॉस्ट है वो लग रही है. ठीक है. जरूरी है क्या हमेशा फ्री ट्रेड रहेगा मालिक, जरूरी है क्या फ्री ट्रेड. अरे फिर कम, देख एक बात बताओ, एक बात, कस्टम ड्यूटी सुनी होगी आपने, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगती है. कस्टम ड्यूटी सुनी होगी आपने, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगती है. क्यों लगती है. सरकार को शौक चढ़ा है. अरे ओए, सरकार को शौक चढ़ा है. 100 रुपए का कैल्सी अगर मैं इंपोर्ट करूं तो मुझे यहाँ पे आके मोटा मोटी एक रफ एग्जाम्पल मान के चलो 150 में गिरता है, 50 रुपया सरकार के जेब में ज्यादा शौक पड़ा है. वाई द कस्टम ड्यूटी चार्ज टू इक्विलाइज. ध्यान से सुनना, अगर कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं किया ना, अपने इंडिया के सारे बच्चे आतंकवादी बन जाएंगे. वो क्या होगा, वो एक अलग से एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया हुआ, उसमें सीखेंगे. कस्टम ड्यूटी सरकार इसलिए चार्ज करती है ताकि आपका जो गुड्स है, जो इंपोर्ट आप कर रहे हो, वो डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कर पाए. सिंपल सी बात है ना. अगर वही सेम कैलकुलेटर अगर इंडिया में 200 का होता एंड फॉरेन का 100 का कैलकुलेटर इंडिया में 150 का मिलता, तो इंडिया की पब्लिक घर का 200 रुपए का खरीदी की क्या नहीं खरीदी की, 50 रुपया बच रहा है मेरा बाहर का खरीदने से.
अगर ऐसे ही चलते रहा तो इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएंगी, बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे। इसीलिए इसीलिए सरकार कस्टम ड्यूटी चार्ज की, ताकि इक्विलाइजेशन हो दोनों गुड्स के बीच में। क्या हो? इक्विलाइजेशन। क्या हो? ऐसे करते रहो करते रहो ऐसे। समझे? बहुत बहुत बढ़िया चीज है भाई कस्टम, बहुत बढ़िया चीज। जीएसटी जैसे आपने प्यार से पढ़ा ना जीएसटी को, वैसे कस्टम बहुत बढ़िया वाला लाजवाब चीज। एंड लास्ट, नॉट एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री का एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? वो स्पेशल लाइन के चक्कर में नहीं जाती। डेवलपिंग कंट्रीज का तो बेसिक नीड सेटिस्फाई होने के वांदे होते हैं स्टार्टिंग लेवल पे। वो तो चीजें को बनाना जानता है, कैपिटल को उनको कैपिटलाइज करना है, उनको बिल्डअप करनी है सारी चीजें। ये डेवलप कंट्री में काम आता है, जिसे स्पेशलाइजेशन की बात आती है। तो एंड डेवलपिंग कंट्री में कहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है मालिक, कहाँ फैक्टर ऑफ पेमेंट अबेंडेंस है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबेंडेंट। अबेंडेंट मतलब अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, नहीं है ना। तो इसके लिए ये एप्लीकेबल सिर्फ डेवलप कंट्री में होता है। डन। अच्छा, कुछ महान लोगों ने बोला है कि भाई ये जो थ्योरी है ना कहीं तो एप्लीकेबल होगी। तो उन्होंने बताया है कि ये थ्योरी, यस यस दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल समवेयर। तो पहला पॉइंट क्या है? The two commodities, two countries model can be extended to all the commodities and all the countries. कंट्री चाहे तो दो कमोडिटी की जगह पे सारे कमोडिटी ले ले, अगर ऐसी कर रही है तो ये थ्योरी एप्लीकेबल हो जाएगी। क्यों एप्लीकेबल हो गया? बिकॉज अजम्पशन में ऐसा लिखा था कि दो कमोडिटी। अगर आप बोल रहे हो कि बहुत सारी कमोडिटी है, सब पे एप्लीकेबल करो, कर रहे हो तो एप्लीकेबल है भाई, नहीं कर रहे हो खत्म। The theory which was explained in terms of labor can also be expressed in terms of money, as it is possible to express the total cost in terms of money. लेबर को ही खाली लेना है क्या फैक्ट्री प्रोडक्शन में भाई? इन टर्म्स ऑफ मनी भी तो मेजर कर सकते हैं। अगर आप मनी में मेजर कर सकते हो तो करो, तो एप्लीकेबल हो जाएगी। द समझा गया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है ना, एंड नो चेंज इन टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी रिलैक्स। दे सकते हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो चेंज हो सकता है। क्यों? बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है, बराबर ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो रेशियो है ना इनपुट आउटपुट का, वो चेंज हो सकता है, बराबर। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का अजम्पशन जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी को बनाता है, इसके अंदर क्या है? ये बोलते कि भाई ट्रांसपोर्ट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ट्रांसपोर्ट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करने के बाद अगर आप सेम रेशियो में बेनिफिट एंजॉय कर पा रहे हो तो अप्लाई करो। समझे कुछ? क्लोथ एंड वाइन के केस में हमने जो भी थ्योरी लगाई थी उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं ऐड किया था। अगर मैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करता हूं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करता हूं तो हो सकता है बेनिफिट में चेंज आवे, और जो डिसीजन हमने लिया था वाइन बनाने का या क्लोथ बनाने का विद रिस्पेक्टिव कंट्री, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ जाए, हो सकता है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट ऐड करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है मालिक, तो आप अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, the supporters of Ricardian theory argued that all the restrictive assumptions of comparative cost theory could be relaxed and make the theory practical to the real world situation. ये तो हमारी भावना है सर, हमारी भावना ये कह रही है कि assumption को हटाओ और थ्योरी को लगाओ। बट ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे assumption नहीं होगा, लॉ कैसे बनता है? assumption के लॉ थोड़ी बनता है मालिक। लॉ तो चाहिए, लॉ बनने के, लॉ एप्लीकेबल होने के लिए, थ्योरी एप्लीकेबल होने के लिए कुछ अजम्पशंस को लिमिटेशन तो होनी चाहिए, तभी तो बनती है। समझा? नाइस। चलो इसके इसी के साथ अपना मॉड्यूल 1 का चैप्टर 1 खत्म, रिकार्डियन थ्योरी खत्म। ठीक है, चलो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। सुना? सुना? बहुत बहुत ही कमाल की थ्योरी है भाई, Hicks-Holian theory, HO theory सुना रहेगा बहुत नाम आपने। बहुत बहुत ही शानदार, मजा आने वाला है इस थ्योरी के अंदर। बहुत ही सॉर्टेड कॉन्सेप्ट्स है इस थ्योरी के,
बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसके अंदर हमें सीखने मिलेगी। एचओ थ्योरी, ठीक है? तो एचओ थ्योरी को पढ़ते हैं हम नेक्स्ट 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 सेशन के अंदर। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।